जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि 90% ऑफ द स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम के अंदर में फेल क्यों होते हैं। एक बात पहले ही बोल देता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है बेस्ड ऑन वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स जो मैंने कलेक्ट की है और जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों को मेरा ये इनपुट दे रहा हूँ। अगर किसी को ये बात एक्सेप्टेबल नहीं लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। चलिए हम लोग कुछ बातें देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने इंडिया के 10 रिचेस्ट पर्सन्स के नाम रखे हैं। अगर आप इन 10 का एजुकेशन लेवल देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इनमें से 6 लोग कॉमर्स ग्रेजुएट है या शायद ग्रेजुएट भी नहीं है, और जो बचे हुए 4 लोग हैं वो अच्छा क्वालिफिकेशन रखते तो हैं बट दे हैड अ वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड एज वेल। सब तो नहीं, पर जैसे मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो उनके पिताजी ने उन्हें एक अच्छा एम्पायर दिया था, धीरूभाई अंबानी, पर उनका ग्रेजुएशन लेवल देखेंगे तो वो सिर्फ स्कूल पास थे। उदय कोटक की अगर बात करें तो उन्होंने जेबीआईएमएस से एमबीए किया है, पर उनके डैड सिर्फ एक कॉमर्स ग्रेजुएट थे। कुमार मंगलम बिरला की बात करें तो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर घनश्याम दास जी बिरला जिन्होंने ये पूरा बिरला एम्पायर को स्टैंड अप किया था वो ग्रेजुएट नहीं थे। साइरस पूनावाला वॉज अ कॉमर्स ग्रेजुएट बट द फैमिली टू विच ही बिलोंग्स, यानी उनके पिताजी की अगर मैं बात करूं तो उनके स्टड फार्म्स थे एंड ही वॉज नॉट अ ग्रेजुएट। यानी कहीं ना कहीं ये लोग सब के सब मेंटली फिट हैं, ये मैं बोल सकता हूं। पर एक बात आपने नोट की होगी कि अगर मैं वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट पर्सन से भी यहाँ पे कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा कम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रेजुएशन या पढ़ाई आपको रिचेस्ट पर्सन बनाती है? ये एनालिसिस थोड़ा सा उसको फेल करता है। मेंटल फिटनेस मुझे सक्सेसफुल बनाता है या फिजिकल फिटनेस मुझे सक्सेसफुल बनाता है? इसके लिए हम थोड़े और फिगर्स देखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, ये फिगर्स मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि सक्सेस होने के लिए क्या लगता है शायद, रादर देन कि बिलियनर बनने के लिए। हम सीए में सक्सेस होने की बात कर रहे हैं इसके कंपैरिजन के बेसिस पे। थोड़ी और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि इंडिया में ओवरऑल कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो में बिजनेस स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि 60% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो अपना बेसिक अर्निंग भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये लोग मैक्सिमम किसान हैं या मिस्त्री हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, या लेबर क्लास ऑफ पीपल है। यानी कि ये वो लोग हैं जो फिजिकली तो काफ़ी फिट है पर मेंटली इतने ज़्यादा फिट नहीं हैं, और इन लोगों का पॉवर्टी लाइन बहुत कम है। मतलब इन लोगों की कमाई, सॉरी पॉवर्टी लाइन नहीं, इन लोगों की कमाई बहुत ही कम है। अगर हम 2018 की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का कहना था कि 31 मिलियन पीपल आर रजिस्टर्ड अंडर देम हु आर जॉबलेस, यानी उन लोगों के पास में जॉब्स नहीं हैं, और वो 31 मिलियन में 2 लाख डॉक्टर्स थे जो अनएम्प्लॉयड थे। यानी मेंटल फिटनेस भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ये प्रूव नहीं करता कि आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हैं। अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें, मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एक साथ कोरिलेट कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये फिगर्स बहुत ही हैपेजर्ड है, इसका सीए की पढ़ाई से क्या लेना देना है? मैं सारी की सारी चीज़ों को लिंक करके दूंगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो हम फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें कुछ बातें बताती है जो रिसर्च एंड रिपोर्ट बोलता है कि ये सब बातें डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर बहुत ही कम कमाता है, पर कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छा पे लेता है, विच इज इक्विवेलेंट टू अ डॉक्टर। पर जरूरी नहीं है, ये सब डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं ना कहीं उस चीज में फिट होते हैं, पर उस बारे में भी आगे हम लोग एक और चीज के बारे में बात करेंगे। पर जिस चीज का सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, जैसे इंडिया में हम लोग लेबर क्लास की काइंड ऑफ बात करते हैं, एग्रीकल्चर में किसान वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आती है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए पे कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको कम, यानी फिजिकल फिटनेस फिजिकल वर्क के बेसिस पे हम लोगों को कम पे मिलता है। क्रिकेट इज एन एग्जाम्पल जो आपको बताता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। फुटबॉल भी उसी एग्जाम्पल्स में आता है और ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स भी आते हैं। वहीं पे अगर आप मेंटली फिट हैं तो ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे, जैसे कि बैंक्स के अंदर में कैशियर्स होते हैं। कहीं ना कहीं ये फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस किसी चीज़ को एज सच प्रूव नहीं करता कि आप सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली मेक्स यू सक्सेसफुल? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्यों बनना चाहते हैं, हम इस बात को समझाते हैं। टू अर्न अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। हम इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ताकि हम एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सकें।
कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स बताता हूँ। 2020 के अंदर में राजस्थान असेंबली सेक्रेटेरिएट के लिए प्यून की वैकेंसी निकली थी, जिस प्यून की वैकेंसी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अप्लाई किया था। सोचने वाली बात। तो ये बड़ी हैपेजर्ड रिपोर्ट नहीं हुई। पर वहीं पे अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना था, ये 2020 की रिपोर्ट है, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि देयर इज अ 37% इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ने के बाद भी हमें इस तरह की न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है, जो बहुत शॉकिंग होती है। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का हमारे सीए से क्या लेना देना, या हमारे सीए की पढ़ाई से क्या लेना देना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल है, ऊपर बैठे हैं, ये लोग हार्ड वर्क नहीं करते। जो किसान है हमारे देश का, जो मिस्त्री है, जो मजदूर है, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क सक्सेस गारंटी नहीं करता। सक्सेस गारंटी करता है आपका स्मार्ट वर्क। और एक बात ध्यान रखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हम ये जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमें नहीं करना है। कुछ बातें हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं। अब्राहम लिंकन का कहना था कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आपको किसी भी तरह का कोई काम मिलता है, या कोई एक पोजीशन में आप रहते हैं, या जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले आप सिचुएशन को प्लान कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर एक्ट कीजिए। इमीडिएट एक्ट मत कीजिए। मैं बताता हूँ आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं। हम जैसे ही सीए फाइनल में आते हैं, हम एफआर, एसएफएम, कॉस्टिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस करते हैं, फिर थियरी की क्लासेस करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज लगाते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी रिवीजन क्लासेस लगाते हैं, और फिर हम एग्जाम देने चले जाते हैं। हम कभी भी एनालाइज नहीं करते कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर में हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। जब हम उस सब्जेक्ट को लगाते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते समय, ये एक बार क्लास हो गई, हम ये समझते हैं कि हमको वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा याद हो गया। हम उस सब्जेक्ट को वापस से रिवीजन का टाइम नहीं देते। उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं समझ में आई, हम उसे कोशिश नहीं करते समझने की, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते। वी नेवर शार्पन आवर स्किल्स। एल्फ्रेड परेटो ने एक प्रिंसिपल दिया था 80-20, जो आपके सिलेबस में भी है। इस प्रिंसिपल के बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पर मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूं कि एल्फ्रेड परेटो ने इटली में बताया था कि 80% इटली की ज़मीन 20% लोगों के पास है, जिसके बेसिस पे ये समझ में आता है कि आपके जीवन में आप जो भी 80% अचीव करते हैं, वो सिर्फ आपके 20% एफर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। बचे हुए आपके 80% एफर्ट्स एक्चुअली वेस्ट होते हैं। मतलब हम जो भी कर रहे हैं हमारे क्लासेस में, ये ध्यान रखिए, उसमें से 80% वेस्ट होता है। और ये फैक्ट भी है, जो आप में से कई लोग मेरी बात ज़रूर मानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे कॉल करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, वो ये बोलते हैं कि सर हमने एफआर की क्लास बहुत पहले की थी, समझ तो गया था, पर अब हम सब कुछ भूल चुके हैं। यानी आपके एफर्ट्स काफ़ी हद तक के फेल हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे सक्सेस होती है और किस तरह से हम लोग सक्सेस को अचीव करते हैं, हाउ एग्जैक्टली वी मूव, कुछ और ब्रेन रिलेटेड रिसर्च के बारे में बात करते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट का ये कहना है कि हमारे ब्रेन जब भी कोई चीज़ सुनता है, जैसे आप कोई क्लास करते हैं, तो हम 50% 1 घंटे तक याद रखते हैं, 24 घंटे बाद 70% चीज़ें हम भूल जाते हैं, और 1 हफ्ते बाद हम 90% चीज़ें भूल जाते हैं, हम सिर्फ 10% याद रखते हैं। तो अब ये 90% को याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिविजन। और रिविजन साइंटिफिकली कितने कितने बार करना पड़ता है, ये देखिए यहाँ लिखा है, फर्स्ट रिपीटिशन विद इन 18 मिनट्स, हर 18 मिनट के बाद रिपीटिशन, जो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है। सेकेंड रिपीटिशन 1 दिन के बाद होता है, यानी 1 दिन बाद हम ये रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि 1 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, ये पॉसिबल है, पर कई सारे लोग ये नहीं करते हैं। 1 हफ्ते बाद थर्ड रेपिटेशन लगता है टू थिंक कि हमने तब क्या पढ़ा था। मैं पूरे 3 घंटे की बात नहीं कर रहा, पर 3 घंटे की क्लास में जो भी पढ़ा है उसे 10 मिनट में तो याद करने की कोशिश की जा सकती है। उसके 31 दिन बाद फोर्थ रेपिटेशन, और उसके 3 महीने बाद फिफ्थ रेपिटेशन, तब जाके चीज़ें रिटेन रहती है, अदरवाइज चीज़ें रिटेन नहीं रहती। विद सच वास्ट सिलेबस ये सब कैसे पॉसिबल है? अब ये सारी की सारी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए स्मार्ट वर्क कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है, और स्मार्ट वर्क को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ों में पहला आता है परसेप्शन, दूसरा आता है पेशेंस, और तीसरा आता है डेडिकेशन। ये तीनों भी वर्ड्स मैंने TVF एस्पिरेंट्स के वीडियो से चुराए हुए हैं, पर ये तीनों के तीनों वीडियोस का यूज़, ये तीनों वर्ड्स का यूज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने जो पहले बातें बोली थी उनसे भी उन्हें जोड़ता हूँ। परसेप्शन मतलब कोई भी चीज़ को परसीव कर पाना, देख पाना कि ये काम किस तरह से होता है। आप में से कई लोग आर्टिकलशिप के दौरान डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में देखते हैं।
तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में जब भी आप पढ़ते हैं आप परसीव कर पाते हैं, आप उसको इमेजिन कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि कौन सा काम किस तरह से होता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम से मेरा मतलब 80 to 90% स्टूडेंट्स भी नहीं है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज, ये दो सब्जेक्ट्स को कंपैरेटिवली समझ पाते हैं एज कंपेयर टू अदर 5 सब्जेक्ट्स। वैसे तो 8 सब्जेक्ट्स है पर एक ओपन बुक है, इसीलिए मैं बाकी के 5 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये दो सब्जेक्ट्स में हमारा परसेप्शन बहुत क्लियर होता है रादर दैन द अदर 5 सब्जेक्ट्स। जब भी आप बाकी के 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो एक टीचर जब आपको पढ़ाता है तो आपको परसीव करा पाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, केस, उससे रिलेटेड अजम्पशंस पे किस तरह से काम करता है। जैसे मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं तो एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक स्पेसिफिक सिनेरियो मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा ताकि आप उसके आंसर को एनालाइज कर पाए, समझ पाए। पर उसमें दिए हुए अजम्पशंस यानी क्या कॉन्स्टेंट्स है, उनमें से अगर कोई भी एक चीज चेंज हो जाए या इंस्टीट्यूट उसमें से कोई भी एक फिगर चेंज कर दे तो स्टूडेंट ब्लैंक हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्यों? मैंने उस क्वेश्चन को तो परसीव करा दिया पर अब उसके आगे आप अपनी इमेजिनेशन लेवल को कंपैरेटिवली इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पे उस चीज को समझने के लिए हमें बाकी की 2 चीजों की जरूरत है, यानी पेशेंस कि मैं उस चीज को समझ पाऊं और डेडिकेशन। और ये 2 चीजें होती है जो स्टूडेंट की सबसे ज्यादा मिसिंग होती है। एक सीए फाइनल का स्टूडेंट क्या करता है मैं आपको बताता हूं। वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है और फिर वो क्या करता है कि जब सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है तो हर चैप्टर के अंदर जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो उससे छूट जाता है, वो उसे नहीं समझ पाता और वो उसे स्किप कर देता है, रिजल्टिंग इन फेलियर। जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको छोड़ देना ये बताता है कि आप डेडिकेटेड नहीं है। और बार बार रिवाइज नहीं करना, या जब आप कोई क्वेश्चन को देखते हैं तो आप बोलते हैं अरे हाँ यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाना, दिखाता है कि पेशेंस लेवल आपका बहुत कम है। पेशेंस लेवल आज की जनरेशन जो आप जेन एक्स बोलते हैं उसका सही में बहुत कम है। ये कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी बोलते हैं। आपके जनरेशन को टिकटॉक जनरेशन भी बोला जाता है, जो वीडियोस के कारण बेसिकली डेवलप हुआ है। बड़ा अजीब वर्ड है पर हाँ ये फैक्ट बताता है कि जब भी आप कोई वीडियो को देखते हैं तो 15 सेकंड के अंदर अगर आपको पसंद आया तो ठीक, अगर नहीं पसंद आया तो यू स्विच टुवर्ड द नेक्स्ट वीडियो, यानी आप उस वीडियो को आगे देखना नहीं चाहते। इस वीडियो को यहाँ तक के जो लोग देख रहे हैं इसमें 90% स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस वीडियो को बंद कर चुके हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्हें पहले 15 सेकंड मेरी शक्ल तो नहीं पसंद आई थी। ठीक है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद जेन एक्स। आपका पेशेंस लेवल बहुत कम है, तो पेशेंस को इम्प्रोवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी डेडिकेटेड। ये कहानी हमें बचपन से बताई जा रही है। जब हमें हेयर एंड टॉर्टोइस की कहानी बताई गई थी कि टॉर्टोइस ने हेयर को जानते हुए भी कि वो नहीं भाग सकता तेज, चैलेंज कर दिया था, बट ही वॉज डेडिकेटेड कि मुझे जीतना है, एंड ही वॉज पेशेंट कि मैं एंड तक के पूरी की पूरी रेस को लड़ूंगा, एंड ही वन। चलिए कोई नहीं, ये 2 बातें हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 3 साल में हमें आर्टिकलशिप भी करनी है, क्लासेस भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ कैसे आ सकती है, यहाँ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिमेंबर, ये 3 चीज़ें जो मैं बाकी की चीज़ों के साथ में कनेक्ट करा रहा हूँ ना, ये न केवल इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना सीए सक्सेसफुली कंप्लीट करें, पर इसलिए भी कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बने। क्योंकि अगर आपने सुने होंगे मैक्सिमम अकाउंट्स रिलेटेड स्टार्टअप्स जो कि रिटर्न फाइलिंग वगैरह के भी बारे में भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको नहीं देखने मिलेंगे। वहाँ पे आपको मैक्सिमम इंजीनियर्स देखने मिलेंगे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में हम सब ने सुना है इनकम टैक्स रिटर्न 500 रुपये में फाइल करने वाले कई लोग मिलेंगे, और कई सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जीएसटी के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में करा देते हैं। मतलब वो 2 चीज़ जिसके बारे में मैंने आपसे डिमांड सप्लाई की बात की थी कि सप्लाई कंपेरेटिवली डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जब तब सप्लाई बढ़ती है तो फीस पेमेंट खुद ब खुद कम हो जाता है। सो DTIDT के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप सोचने की ज़रूरत है, जिसमें आपके बाकी के 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर आज भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंप्लीमेंटेशन डेफर कर चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उतने डेडिकेटेड एक्सपीरियंस स्टाफ, उतने लोग जिन लोगों को ये चीज़ समझती है और इंप्लीमेंट करना आता है, मिसिंग है। SFM वेल्थ मैनेजमेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर होना चाहिए पर नहीं है, वहां पे आपको वर्ल्ड के टॉप इनमें 2 लोगों का नाम सुनने मिलता है, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुनने मिलता है और मोतीलाल ओसवाल का। बाकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम सुनने क्यों नहीं मिलता? तीसरा सब्जेक्ट अगर ऑडिट की बात करूं तो हम ऑडिट करना जानते हैं, हम चोरी पकड़ना जानते हैं, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम। पर
और एक इंटरनल कंट्रोल डेवलप करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत बड़ा फेलियर प्रूव होते हैं, जिसके अंदर में कई सारे एमबीएज जिन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रखा है ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। हमें इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर में जो सीएफओ वगैरह की पोस्ट में बैठे हुए लोग रहते हैं, वहां पे एमबीए फ्रॉम फाइनेंस और मे बी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ज्यादा मिलेंगे रादर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट सिटिंग ओवर देयर, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऑडिट भी हम उतना अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, ये जेनेक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 15 सेकेंड ऑडिट बहुत बोरिंग लगता है उन लोगों को। लॉ, आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके ऊपर कोई ना कोई केसेस या स्क्रूटनी चलती है वो इसीलिए चलती है क्योंकि वो लॉ के कई एस्पेक्ट्स के अंदर गलती कर जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते रिलेटेड टू लॉ, यानी लॉ भी हम उतना अच्छे से परसीव नहीं कर पा रहे हैं। और पांचवा सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खुद SCMPE, जहां टॉप पोस्ट में स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटर्स की जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना चाहिए, वो नहीं है। एंड दैट इज द रीजन जब मैंने आपको कहा था कि स्टार्टअप्स के अंदर में हम लोगों को इंजीनियर ज़्यादा मिलते हैं रादर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों? हमारा पहला वाला पॉइंट परसेप्शन सिर्फ DT और IDT पे आके रुक गया है, हम उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे। मोर वी नीड टू डेवलप। अब ये कैसे होगा? ये स्मार्ट वर्क से होगा, एंड दैट इज व्हाट द टॉप 10 बिलियनियर्स ऑफ इंडिया हैज डन। अगर मैं जमनालाल बजाज की बात करूं, सॉरी घनश्याम दास जी बिरला की बात करूं, माय मिस्टेक, घनश्याम दास जी बिरला की बात करूं, तो वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें यह समझ में आया कि इंडिया को टेक्सटाइल की ज़रूरत है और उन्होंने टेक्सटाइल की तरफ काफ़ी फोकस किया था। अगर हम साइरस मिस्त्री के पिताजी की बात करें तो स्टड फार्म्स इज समथिंग दैट वाज मिसिंग इन इंडिया, और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया। समझ में आया कि इसमें भयानक पैसा है, क्योंकि वो एक तरह से सट्टा भी है। ठीक है, अगर हम इन सारे के सारे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की बात करें, दमानी जी हमने हर्षद मेहता के समय पे देखा था कि स्कैम इसीलिए हुआ क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ नॉलेज। तो ये सारी की देयर आर ह्यूज पोटेंशियल इन पीपल इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। तो ये सब लोगों ने कहीं ना कहीं स्मार्टली ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश की कि किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है और किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें किस तरह से हो सकती है मैं थोड़ा बहुत आपको FR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स के मार्क्स लिखे और जो इंस्टीट्यूट का सेक्शन वाइज वेटेज दिया है मैंने वो पूरा का पूरा लिखा, जिससे मुझे एक बात समझ में आई, पेपर अराउंड 120 मार्क्स का रहता है, कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें बहुत सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, ये वाला पार्ट अगर मैं छोड़ भी दूं तो मैं 90 मार्क्स ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और अगर ऑप्शंस वगैरह के साथ कंपलसरी क्वेश्चंस वगैरह हटाऊं तो भी 80 मार्क्स का पेपर मैं आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूं। ये पार्ट आपके इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट 2 मॉड्यूल्स बनते हैं, यानी मैं 2 मॉड्यूल्स अगर पूरे तरीके से स्किप कर दूं और बाकी का पार्ट पूरा का पूरा पढ़ूं तो मैं आराम से 90 मार्क्स पढ़ सकता हूं। और इसके बाद भी अगर मैं 1-2 चैप्टर्स और छोड़ दूं और बाकी के सब्जेक्ट्स को बहुत डेडिकेटेडली समझने की कोशिश करूं, पेशेंटली पढ़ने की कोशिश करूं, तो 60 मार्क्स का पेपर फुल 60 मार्क्स के साथ में आराम से स्कोर किया जा सकता है। मैं अगर आपको खुद मेरा एग्जांपल दूं तो CA इंटर का जब सबसे पहला अकाउंट्स का पेपर मैं देने गया था तो पेपर में मैं घड़ी ले जाना भूल गया था और मैं सिर्फ 64 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाया था। एक्चुअल 64 मार्क्स, 36 मार्क्स का पेपर छूट गया था मेरा, बट स्टिल आई स्कोर्ड 56 आउट ऑफ दोज 64। क्यों? सिर्फ ये रीजन से। दूसरा बताता हूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो हूं विद प्रैक्टिकल, मेरा हमेशा स्ट्रेंथ था, आई आइडेंटिफाइड माई स्ट्रेंथ और मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत की। अब उसके कारण मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो मुझे एग्जामिशन है विद वेरी गुड स्कोर, पर वहीं पे मेरे थियरी पेपर्स में मुझे 40 के ऊपर किसी भी पेपर में स्कोर नहीं मिला। मैंने मेहनत भी उतनी की उनके पीछे। दैट इज वेयर एक्चुअली स्मार्ट स्टडी कम्स इन। इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि आप सब कुछ पढ़े, इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आप स्मार्ट बने और आइडेंटिफाई करें कि क्या आप पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इज योर वीकनेस, आइडेंटिफाई व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन स्ट्रेंथ, एलिमिनेट योर वीकनेस। तो अब ये सक्सेस अचीव कैसे की जा सकती है? इस सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने वहां पे वर्ड यूज किया है डीक्लटर, कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया अदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, मना ही नहीं है, पर अगर मैं वो नहीं भी पढ़ूंगा तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ FR में, ये मैंने बताया। देखिए मैं एग्जामिशन की बात कर रहा हूँ, मैं मेरिटोरियस AIR लाने की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो AIR वाले किसी स्टूडेंट को बुरा लगता है यार सुमित सर कुछ भी बोलते हो, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, अपन ने सिर्फ एग्जामिशन के बारे में बात की है। ठीक है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो 90% स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, जो 10% पास हो रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो 10% क्यों सक्सेस हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की जा रही है। तो डीक्लटर ये बताता है कि पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या नहीं पढ़ना है और उसकी तरफ मेहनत कीजिए ही मत। यहाँ परेटो प्रिंसिपल आया कि आपका 80% स्कोर सिर्फ 20% जो आप सब्जेक्ट्स डेडिकेटेडली पढ़ते हैं ना उससे आता है।
जो भी आपने पढ़ रखा है, यानी एग्जाम में अगर आप 40 भी स्कोर कर रहे हैं ना, तो 40 से उस 20% एफर्ट के कारण है जो आपने लिया था, बाकी के इसके कारण नहीं है। बाकी 80% एक्चुअली वेस्ट हुए हैं। तो डी क्लटर में पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद जो पढ़ना है उसको 3 टुकड़ों में बांटना है, जो कि आपका सेकेंड पार्ट बोलता है। वो जो मैंने परसीव कर लिया अब मुझे याद रहेगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे भी घुमाओ मैं आंसर कर दूंगा। वो जो मुझे वापस पढ़ने की ज़रूरत है डेडिकेशन के साथ में, तो देयर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 मैंने परसीव कर लिया, ये मैं भूल नहीं सकता, मुझे वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 2 ये मुझे वापस रिटेन करने की ज़रूरत है। एंड लेवल 3 जो मुझे समझा ही नहीं है, इसीलिए जो नहीं समझा है उसे इमीडिएट वापस से पढ़ने की ज़रूरत है कि अभी के अभी मैं उसको वापस से समझ लूँ और वो लेवल 3 से लेवल 2 पे आ जाए। अब वो चीज़ें जो हमें वापस पढ़ने की ज़रूरत है उसे बार बार रेपिटेशन बेसिस पे पढ़िए। इससे क्या हो रहा है, अगर मेरे पास 1000 पेजेस है तो 1000 पेजेस में से 300 पेज तो मैंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए कि मुझे नहीं पढ़ना है। 700 पेजेस, 700 में से 200 ऐसे पेजेस होंगे जो मैं कुछ भी हो जाए मैं आराम से आंसर कर दूंगा, इसे मुझे वापस देखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब मुझे बार बार रिवाइज क्या करना है। देखिए मैंने क्या कहा था, ब्रेन 10% तो याद रखेगा, यानी मूवी के वो डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद आए मैं नहीं भूलूंगा, बाकी भले ही पूरी की पूरी मूवी भूल जाऊँ। वो 10% को भी साइड कर दीजिए, बचे हुए 500 पेजेस। अब ये 500 पेजेस में से 100 पेजेस ऐसे होंगे जो शायद मुझे नहीं समझ में आए होंगे, कंसेप्ट ही नहीं समझा होगा। जैसे अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं हेजिंग की बात करूँ तो आप में से कई लोगों को नहीं समझता है। हेजिंग नहीं समझ में आया, पढ़ो वापस से, ज़रूर समझेगा। बहुत वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर, आपके पास तो कंटेंट का महासागर है। कोई भी वीडियो देखिए, ज़रूरी नहीं है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आउटसाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का देखिए। एक बार कंसेप्ट समझ गया वो लेवल 2 पे आ गया। अब ये 500 पेजेस मुझे हर थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज करना है। रिविजन प्लान कीजिए, प्लान करना बहुत ज़रूरी है। एंड शार्पन द स्किल्स। अब क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तब दिमाग में सवाल आता है कि यार इसमें ये एक पॉइंट बदल गया तो क्या होगा। एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस जो हम लोगों को थोड़ा सा डर देते हैं कि हाँ यार ये पॉइंट थोड़ा सा बदला तो क्या होगा। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, एग्जाम के पहले जब स्टूडेंट डेडिकेटेडली पढ़ता है या मेरे यूट्यूब वीडियोस देखता रहता है ना, तो 90% स्टूडेंट्स मुझे बार बार यही मैसेज करते रहते हैं, सर इस क्वेश्चन में अगर ये वाला पॉइंट मैंने बदल दिया तो क्या होगा। यही परसेप्शन अगर एग्जाम से 6 महीने पहले आपको आ गया होता, जब आप रिवाइज तब करते जब आपने सिलेबस एक्चुअली रेगुलर क्लास में किया था, आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझती रादर देन एग्जाम के पास। क्योंकि तब मैं आंसर तो दे दूंगा पर आप ज़रूर डर जाएंगे उस समय कि यार और भी कोई पॉइंट बदल गया तो फिर क्या होगा। ये डर एग्जाम के पहले की जगह बहुत पहले उसे आपने एलिमिनेट कर देना चाहिए। सो दैट इज वॉट यू आर सेइंग। सो इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट देयर एंड देन। ये चीज़ें आप लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ना केवल लाइफ, इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर में भी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, हम CA फाइनल की रेगुलर बैच स्टार्ट करने वाले हैं 1 अगस्त 2021 से, मॉर्निंग 7 to 10 AM। ये 3 महीने चलेगी, क्लास रोज़ रहेगी, बैकअप भी रोज़ आपको मिल जाएगा, यानी आप लाइव क्लास नहीं देख पाए तो ऑफलाइन बैकअप अवेलेबल रहेगा। बैच की फ़ीस 5100 रुपीज़ रहेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।